हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 69 का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, और इससे पहले जो है बीपीएससी 70 और 70 का जो री एग्जाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्व पेपर जो है वो देख चुके हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से इसका लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल पे आके आप इसके प्ले लिस्ट में जाके इसका वीडियो भी देख पाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ के अलावा आपको बीपीएससी 71 प्रीलिम्स और बिहार दारोगा के प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज और कंटेंट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप लोग वहां से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना पाएंगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो उसका लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में रहता है, तो आप लोग वहां से जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो थे उसमें शामिल थे, जिसमें एवी अलेक्जेंडर, सर पी लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 थे, और इसमें पूछ रहा है कि सदस्य नहीं थे। तो आप देखेंगे कि जो जे एंड्रयू है इसके सदस्य नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। तो यह जो स्टेटमेंट है यह किस नेता का था? तो ये आपको पता होगा कि यह लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। और आप सभी को पता है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत एक तरीके का होता है कि किसी भी चीज की रक्षा के लिए आप उस पे क्या करते हैं, शेड बना देते हैं, ताकि अगर कोई भी तूफान आए तो उस सेट से टकराए और जो ये उसके अंदर जो सुरक्षित सामान रखा हुआ है उस तक ना पहुंचे। ये जनरल थ्योरी है। तो इसमें जो आपको पता होगा कि जब हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो यह ए.यू. ह्यूम के अनुशंसा पे लाया गया था। और आपको पता होगा कि कांग्रेस के बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यह जो है उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके अनुशंसा पे लाया गया था कि एक ऐसा अखिल भारतीय संस्थान बनाया जाए जिससे हमें भारतीयों के मन में चल रहे द्वेष और उनके मन में जो क्या बोल सकते हैं कि जो डिमांड है या फिर उनके मन में जो प्रतिशोध है, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले हो चुकी थी, तो इससे बचाव के लिए इन्होंने कांग्रेस का जो है वो स्थापना किया था। हालांकि बाद में इनकी यह बड़ी भूल साबित हुई और हमारा भारत आजाद हो गया। तो ये जो था इसी को इन्होंने कहा था कि लाला लाजपत राय के द्वारा कि सुरक्षा बलों का जो है वो सिद्धांत था, यानी कि ये सेफ्टी वॉल्व का काम करता था अंग्रेजों के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि कराची अधिवेशन 1931 में जो है पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित जो है कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग को पता होगा। और इसी अधिवेशन में एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था गांधी जी का कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, गांधीवाद जो है वो कभी नहीं मरेगा। और उसका जो कारण था क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था और उसमें भगत सिंह की फांसी को गांधी जी के द्वारा नहीं वहां पे बात किया गया, ऐसा पूरे देशवासी को लगता था। और इस वजह से जो है मनमुटाव के कारण यहाँ उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और सूरत अधिवेशन आपको पता है कि कांग्रेस का जो सबसे पहला जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वो आपको पता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। और गया अधिवेशन की जो खास विशेषता है कि इसमें जो उस टाइम के जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास, वह जेल में थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था। तो बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों के पास जो ट्रेंड सेना थी। आगे है विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। तो ये भी पता है कि सभी जो है अपने अपने क्षेत्र के लिए अपनी अपनी मांग के अकॉर्डिंग लड़ रहे थे। जैसे कि बिहार में जो कुंवर सिंह थे वह अपना जमीन और उनकी जो जमींदारी छीन ली गई थी। वहीं अगर झांसी में देखें तो झांसी की रानी जो है वो अपने दत्तक पुत्र और फिर अपने साम्राज्य के लिए लड़ रही थी। तो सभी का अपना अपना क्षेत्रीय
वो था, तो ये आपसी समन्वय का अभाव था और एक विचारधारा भी नहीं थी, तो ये भी सही होगा। आगे है कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे जो राजवंश है उनके द्वारा क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया गया, बल्कि अंग्रेज का साथ दिया गया। वहीं किसान वर्ग जो हैं या फिर बहुत सारे जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनके द्वारा तटस्थता अपनाया गया था, तो ये भी सही है। तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा कि उपयुक्त जो है सभी सही हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा दिया गया है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनको भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वह कौन थे? तो यह जो है बतक मियां है। और आपको पता है कि उस टाइम पे जो है बिहार में पॉलिटिक्स में जो हमारे अभी सक्रिय नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके द्वारा जो है अपने भाषण में इनका जिक्र किया गया था। तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था उस टाइम पे, हालांकि बाद में अभी 70th में इसको रिपीट भी किया गया है। तो इसके आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह स्वामी सहजानंद के द्वारा आयोजित किया गया। और आपको पता होगा कि स्वामी सहजानंद जो है किसान आंदोलन के जो सबसे सफल और सबसे अग्रणी नेता थे, जिन्होंने किसान आंदोलन को एक स्वरूप प्रदान किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इन्हीं के द्वारा अगर हम लोग देखें तो 1928 में बिहार में किसान सभा, फिर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो है स्थापना की गई थी। वहीं अगर आगे देख लें हम लोग तो जयप्रकाश नारायण, आपको पता है कि जब 1942 में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो आजाद दस्ता का जो गठन किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तो ये भी आपको पता होगा। फिर आगे देखें स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और फिर वेदों की ओर लौटो जो है इनका स्टेटमेंट था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पीर अली खान जो हैं, आपको पता होगा पीर अली जो थे पटना के पुस्तक विक्रेता थे और 1857 में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये भी आप लोग एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि बकास आंदोलन में किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो स्वामी सहजानंद, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है वो बताना है। तो चलिए हम लोग अब इसको सही कालानुक्रम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ईयर देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में जो ये सारे मूवमेंट हुए हैं। तो पहला है कि होम रूल आंदोलन, तो आपको पता है कि यह जो है 1916 में अपने चरम रूप पे था। फिर है खेरा सत्याग्रह, तो ये भी आपको पता होगा कि खेरा जो है 1918 में हुआ था। फिर है सूरत विभाजन, ये मैंने अभी ही बताया है कि 1907 में। फिर है मार्ले मिंटो सुधार, तो ये भी आपको पता होगा 1909 में। तो इस तरीके से अगर हम लोग ईयर देखें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा और हमारा ऑप्शन जो बन के आएगा वह आएगा 2413 का। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि लॉर्ड लिटन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, यानी कि जो भी ऑप्शन है वो इनके काल में नहीं हुआ है, ये इनके द्वारा जो है नहीं किया गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला बोला गया है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल जो है आपको पता होना चाहिए कि ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, तो यह तो बिल्कुल नहीं ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और अगर शस्त्र अधिनियम देखें तो यह जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था 1878 में। और इसमें बेसिकली क्या नियम था कि भारतीयों के पास अगर आप कोई हथियार रखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। और ये आपको पता है कि क्यों किया गया था, ताकि जो क्रांतिकारी जो मूवमेंट है उसको कम किया जा सके, इस कारण। स्ट्रेची आयोग भी आप लोगों को पता होगा कि अकाल के लिए गठित कमेटी थी और इसका गठन 1878 ईस्वी में किया गया था, और यह भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल के टाइम पे था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह भी 1878 में आया था और इसके द्वारा जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये भी सारा लॉर्ड लिटन के शासनकाल का है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल कर देती हूँ कि इल्बर्ट बिल बेसिकली था कि भारतीय जो जज के द्वारा जो है यूरोपीय व्यक्ति को उनकी सुनवाई का अधिकार दे दिया गया था, और इसीलिए जो है यूरोपियों के द्वारा इसका
एक तरीके से बोले कि विद्रोह किया गया। और वो विद्रोह जो है वो आप जानते हैं कि भारतीय और यूरोपियों के बीच जो नस्लीय भेदभाव था उसको लेके हुआ था, और इस विद्रोह को अश्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस तिथि किस तिथि कह रही हूँ, के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपको पता है कि जो बक्सर की लड़ाई है उसके बाद हम लोग का इलाहाबाद की संधि हुई थी, और बक्सर का लड़ाई का डेट आप लोग याद रखिएगा कि यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और फिर हमारा जो इलाहाबाद की संधि होगी इसमें दो संधि हुआ था, एक तो हुआ था 12 अगस्त 1765 में, और यह हुआ था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस टाइम के प्रतिनिधि थे उनके, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और फिर दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 में, और ये हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला वर्सेज अंग्रेज के बीच में। तो इसीलिए इसमें पूछ रहा है कि संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो इलाहाबाद की संधि पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और फिर जो हमारा आगे दिया हुआ है कि सलवई की संधि, तो आपको पता होना चाहिए कि सलवई की जो संधि है वह 1782 में हुआ था, और मराठा और अंग्रेज के बीच हुआ था, और यह जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया, ये भी आपको पता होगा। फिर है सुगौली की संधि, तो यह 1814 से 16 के बीच हुआ था, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था, ये भी आपको याद होगा। फिर बसीन की संधि भी आप लोग को पता होगा कि 1802 में किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उनके द्वारा। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो यह 1632 में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और अभी जो वर्तमान में पटना कॉलेज के पास जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां लगाया गया था। तो चलिए, और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 1651 ईस्वी में अस्थायी रूप से अंग्रेज के द्वारा पटना में जो गुलजार बाग है, गुलजार बाग स्थित प्रिंटिंग प्रेस के पास लगाया गया था अपना फैक्ट्री। और डेन जो है वो बिहार में 1774 में इनके द्वारा फैक्ट्री लगाया गया, और फ्रेंच के द्वारा 1734 में। तो ये भी आपको पता होगा। हालांकि पुर्तगाल जो है वो व्यापार करते थे, लेकिन उनका जो फैक्ट्री है बिहार में नहीं था बल्कि बंगाल में था, और वो बंगाल से ही व्यापार करते थे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यह जो है अहमदाबाद का जो मिल मजदूर हड़ताल था उसमें सबसे पहले जो है गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। और ये भी मैं बता दूं कि जो अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का जो आंदोलन था वह एक्चुअली प्लेग बोनस को लेके था, जिसमें कि पहले जो है मिल के मालिक के द्वारा बोला गया था कि बोनस दिया जाएगा, और बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बोनस दिया जाएगा लेकिन वो कम मात्रा में था, यानी कि मजदूर के द्वारा 50% की मांग की गई थी और मिल मालिक के द्वारा बोला गया था कि 20% ही दिया जाएगा। और फिर गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद जो है दोनों के मध्यस्थता के बाद 35% पर बात बनी थी। तो इसीलिए ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसमें चलिए ये जो उपाधियां हैं ये भी पूछा जाता है, और बहुत बार जैसे कि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे आगे चल के तो उसमें जयप्रकाश नारायण या फिर राजेंद्र प्रसाद, उनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। मैं इसमें बता देती हूँ। तो इसमें पूछ रहा है बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर अनुग्रह नारायण सिन्हा को देखें तो इनको बिहार विभूति कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आप सभी को पता होगा कि इनको जो है देश रत्न कहा जाता था, और चितरंजन दास को देश बंधु बोला जाता था। वहीं अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो उनको लोकनायक बोला जाता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे उपाधि हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कथन उठाया था। तो इसमें जो है
ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। और आपको पता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वह FG स्लाई थे और इस समिति में महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट लगा दूं। हाँ, पहला इसमें दिया हुआ है कि भारत सेवक समाज, और आपको पता है कि जो इस तरीके यानी कि सेवा का जो भावना, याद करने के पर्पज से मैं ट्रिक बता देती हूँ कि जो सेवा करने का जो भावना है वो सबसे ज्यादा जो है भोसले में पाया जाता है। और आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, तो इसलिए इसका जो है, जब महात्मा गांधी सेवा करते थे तो उनके गुरु तो होंगे ही, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये इसका सही आंसर है। फिर है तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा आपको पता होगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। और आत्मीय सभा भी आप लोग को पता होगा कि यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था 1815 ईस्वी में। और अगर भारत सेवक समाज का अगर हम लोग देखें तो यह 1905 में बनाया गया था। और तत्वबोधिनी सभा जो बना था 1839 ईस्वी में। तो ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बन के आता है वह आता है 213 का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी। तो यह जो थी कर्नाटक की थी। और अगर आप लोग NCERT की बुक पढ़ते होंगे तो उसके जो लास्ट वाला पृष्ठ है, और उसमें शायद लास्ट वाला पृष्ठ है या किसी चैप्टर में है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। हालांकि ये न्यू क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि इसमें रीजनिंग है, मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर 17 का जो है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। वही 19 नंबर क्वेश्चन का अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 21 नंबर अगर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और फिर 22 नंबर का अगर हम देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। और 24 नंबर का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 77। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। फिर आगे है कि 25। तो 25 जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि न तो कथन और न ही कारण जो है इसका अनुसरण करता है। इस तरीके से जो जितने भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर आप सभी को बता दिया है। तो आप लोग सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। और अगर नहीं सॉल्व हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो बना के ला दूंगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, यानी कि बिजली का प्रवाह उसमें नहीं हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो नींबू का रस, संतरे का रस और नमकीन पानी, इस तीनों में ही बिजली का प्रवाह जो है वो हो सकता है, यानी कि यह बिजली का कुचालक नहीं है बल्कि सुचालक है। और पूछ रहा है कुचालक, इसलिए ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। और इसका कारण क्या है कि बिजली का जब भी किसी तरल में अगर वो प्रवाह होता है तो उसका कारण है कि वह तरल जो है वो आयन में अगर टूट सकता है तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सकती है। और आप देखेंगे तो इन तीनों में ही जो है वो इजिली जो है आयन ब्रेक हो सकता है। तो इस कारण से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि वो एक ही वेग से वो दोनों जो है आपस में गिरेगी। तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं।
तो यह जो है सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह जो है समुद्र तल का फैलाव है। आप सभी को पता है कि जो हमारा जो थ्योरी है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत हैरी हैंस का, इनके द्वारा जो है कि जो हमारा समुद्र तल है वो फैल रहा है, और उसका जो कारण है वो है कि जो हमारा प्लेट है, प्लेट में जो गति है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में वो बोला गया कि हमारा जो पृथ्वी का जो सरफेस है, जो क्रस्ट है, वो छोटे छोटे प्लेट में विभाजित है, और ये प्लेट जो है वो स्थेनोस्फीयर के ऊपर में जो है ये तैर रहे हैं, और संवहन धारा जो है वहां पे प्रवाहित होती है, यानी कि धरती के नीचे ये हो रहा है। और फिर क्या होता है कि इन प्लेट में संचलन होता है, और उस प्लेट का जो संचलन है वो 3 तरह से है। आपको पता होगा कि जैसे कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय है, महासागरीय महासागरीय है, फिर महासागरीय और महाद्वीपीय है, तो इस तरीके से देखेंगे। और इनमें गति भी 3 है, गति एक अपसारी है, अभिसारी है और संरक्षी है। तो इसी के उसमें क्या होता है कि जब दो प्लेट के बीच जब अपसारी गति होगा तो वो क्या होगा कि प्लेट एक दूसरे के अपोजिट में गति करेंगी, और इससे क्या होगा कि बीच वाला जो है वहां पे जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए जो नीचे मेंटल से जो स्टेनोस्फेयर से जो है वो तरल लावा बाहर आएगा, और इसके वजह से क्या होगा कि वहां पे नई नई परतें बनेगी, और इसी को जो है इससे क्या होगा कि वहां पे समुद्र तल का उसको फैलाव के रूप में बोला जाता है, और इसके वजह से ही हम इसको क्या कर सकते हैं कि वहां पे नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया के रूप में कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें हम देखेंगे तो समुद्र तल का जो फैलाव है, इससे क्या होता है कि लगातार नई उसमें परत जुड़ती है, और उसका कारण मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वह अनेक भागों में यानी कि छोटे छोटे और बड़े बड़े प्लेटों में विभाजित है, और ये प्लेट में जो है ये आपस में गतिशील हैं, और इसमें बेसिकली 3 गति पाया जाता है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी गति। और जब अपसारी गति जो है किसी भी प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला गति है, और इसमें क्या होता है कि जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट दिशा में गति होगा उसमें, तो इससे क्या होगा कि बीच में खाली जगह होगा, और इस खाली जगह को भरने के लिए जो पृथ्वी का जो 3 भाग है, कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो आपको पता है कि मेंटल वाला जो पोर्शन है उसमें तरल मैग्मा जो है वह प्रवाहित है, और प्लेट जो है इसी के ऊपर मूव कर रहा है, और आपको पता है कि इसको स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए स्टेनोस्फीयर से जो है संवहन धारा के द्वारा इसमें क्या होगा कि तरल मैग्मा बाहर आएगा, और इससे इसके दोनों ओर जो है नए नए परत का नया परत जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको समुद्र तल का फैलाव, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, और आपको पता है कि यह हैरी हैंस के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर अब आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे दिया हुआ है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो यह जो है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, और आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक जो है बहुत अच्छे से पता होगा। यह हालांकि दिया गया था हैरी हैंस के द्वारा, पर व्याख्या जो है इस सिद्धांत की मॉर्गन के द्वारा की गई थी। तो चलिए, और पेंजिया, आपको पता है कि जो महाद्वीप वाला भाग है वह पेंजिया, और महासागरीय वाले भाग को पैंथालासा बोला जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है कि mRNA जो है उस पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो यह जो है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि mRNA का जो है फुल फॉर्म यही है। और आपको पता है कि mRNA जो है यह 3 टाइप का होता है। एक तो mRNA कह रही हूँ, RNA 3 टाइप का होगा, mRNA, और फिर tRNA और rRNA। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे दिया हुआ है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो एसी करंट को जो है
यह डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर का काम जो है यह एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को अप और डाउन करने के लिए जो है हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, तो ये भी आपको पता होगा। आगे दिया हुआ है कि धारा घनत्व होता है, तो धारा घनत्व जो है यह हो जाएगा एक सदिश राशि। और आप लोग को बता दूं कि सदिश राशि जो है उसकी कुछ राशियां हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। जैसे सदिश राशि में जो व से जितने भी लगभग शब्द हैं, चाहे वो बल हो, वेग हो, विस्थापन हो, या त्वरण हो, फिर आवेग हो, संवेग हो, तो ये सारे जो हैं यह सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। और वहीं अगर अदिश राशि में देखेंगे तो इनके अलावा जितना भी आएगा, चाहे चाल है, विद्युत धारा है, आवेश है, वो सारा ही अदिश राशि है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो यह आणविक लक्षण के आधार पर जो है सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, विषमांगी उत्प्रेरण या समांगी उत्प्रेरक, फिर उत्प्रेरक वर्धन। तो आपको पता होगा कि जो हमारी प्रतिक्रिया की दर को जो तेज करता है वह तो उत्प्रेरक है, लेकिन अगर धीमे करने की बात आएगी तो वो हो जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो इसलिए जो है कोई भी इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलेगी। और आपको पता है कि 12 तंत्रिकाएं जो हैं वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आकर मिलती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा यकृत में आपको पता है कि यह शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसके द्वारा जो है वह बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। और आपको पता है कि जो हमारा बाइल जूस है वह गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में वह स्टोर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर है एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। तो आपको पता है कि ये तीनों ही फीचर जो है ये 5G नेटवर्क में इसके द्वारा जो है वो सक्षम हो गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन है, और सूची 2 में जो है वह कौन से ग्रह के खोज के लिए भेजा गया अंतरिक्ष मिशन था वो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि कैसनी ह्यूजेंस, और ये आपको पता है कि यह शनि और उसके वलय के लिए था। फिर है जूनो, तो जूनो जो है ये बृहस्पति के लिए। आर्टेमिस जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास जो है ये शुक्र के लिए है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 2143 का बनता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे भी दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कपड़ा और सूची 2 में उत्पत्ति दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है लिनेन, तो लिनेन जो है आपको पता है कि यह सन के पौधे से बनाया जाता है। फिर है कायर या जटा, तो ये जो है नारियल के पौधे से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। फिर है मोहायर, मोहायर जो है यह अंगोरा बकरी से, और डाउन जो है यह बतख और गीज के पंख से। इस तरीके से 2143 का कॉम्बिनेशन है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे अब कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोरेसिस यानी कि एनसीसी कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मैं इसमें सी पे लगा गया था गलती से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो ये आपको पता होगा कि कंप्यूटर भाषा जो है इसमें कोबरा, पाइथन, एस्केरल, फिर जावा, ये सारा ही जो है यह कंप्यूटर की भाषा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा कि सभी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल में ही समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में
जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो आपको पता होगा कि इसका फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। और आपको पता है कि सबसे पहला जीपीटी जो है ओपन एआई के द्वारा लाया गया था, ये भी आपको पता होगा। अभी तो बहुत सारा आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें जो है जीव का स्वाद नहीं है वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी सही हो जाएगा कि 4 और 7। और आपको पता होगा कि जीव का जो बेसिकली स्वाद होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो इस भाग में यानी कि नीचे वाले में स्वीट, फिर ऊपर वाले में दिखेंगे तो बिटर, और फिर इस साइड और इस साइड देखेंगे तो यहाँ सोर और यहाँ पे साल्टी। तो इस तरीके से जो है हमारा जीव का जो टेस्ट का जो है वो स्थान है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जोड़े सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो पहला आंसर है कि एनोरेक्सिया, और यह है नींद संबंधी विकार। तो नींद नहीं, ये खाने संबंधी विकार है। फिर है इंसोम्निया, यह नींद संबंधी विकार है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। आगे है डिस्पानिया, यह सांस के संबंधी। और एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो 3 और 4 केवल सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो यह जो है घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, यह इसको जो है पल्सर बोला जाता है, ये आप सभी को पता होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि एलजीडी के संबंध में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट को जो है अधिक ताप और दाब पर इसको रखा जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए, और फिर बाद में यह जो है ट्रांसफॉर्म होकर कृत्रिम हीरा जो है उत्पादित किया जाता है या इससे बनता है। तो ये भी आप लोग को याद होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये आप लोग को पता होगा कि यह जो है केवलार है या केवलर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक जेनॉन, तो ये गलत है। फिर है हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, तो ये भी गलत है। और फिर है हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव, तो ये सही है, यानी कि पहला और चौथा स्टेटमेंट ही इसका सिर्फ सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम था वह था ऑप्टिमस, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो यह जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसमें जो है वस्तु जो है वह वक्रता केंद्र पर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। आगे है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है विलय का संघटन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो यह जो है सार्स कोवायरस 2 जो है, यानी कि सार्स कोव 2 है, वायरस का ही एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश कराकर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ये तो बहुत फेमस है कि घोड़ा जो है उसके बारे में कहीं नहीं पता है, लेकिन अगर उसका देखें तो सुरकोटदा में जो है घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन तब भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इंडिया गेट जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा लाल किला और कुतुब मीनार शामिल है। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो टोटल जो है ये अभी यानी कि जुलाई स्टार्टिंग जुलाई 2025 तक 43 साइट जो हैं यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। और लेटेस्ट जो है अभी असम का मोइतम है, तो ये भी आप लोग पता रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, तो ये भी आपको पता है कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और आप सभी को पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 ईस्वी में। और आपको पता होगा कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और फिर बाद में 1975 में 76वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो पाउंड स्टर्लिंग यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। फिर आगे दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, तो यह 2047 में यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर है। फिर है शिप्रेवे टूरिज्म के संबंध में सूची रीफ, एमीसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज के मलबे का पता लगाया गया है, तो यह स्थान कहाँ है, तो यह स्थान जो है गोवा के तट के बाहर है यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि G20 सदस्य जो है वह प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उपरोक्त में से कौन सा आंकड़ा सही है वो बताना है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जीडीपी जो है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% जो है वो G20 सदस्य जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, ये पता ही होगा कि 85% जो है वैश्विक जीडीपी में इसका योगदान है। फिर दूसरा देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि वैश्विक व्यापार का 50%, 50 से ज्यादा है यानी 75% है लगभग, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और अगर विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3 का ये प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है केवल, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि रूस के वैगनर भारत के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, तो यह जो है एवगेनी प्रिगोजिन यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है इसको इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो अभी जो है 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान 131वां है 148 देशों में, और इसमें प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, ये भी आपको पता होगा। और यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह है कि उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर है गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का थीम क्या था, तो इसका थीम था गौरव का मार्ग यानी कि ऑप्शन सी। फिर है थार्डिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया, तो म्यांमार में यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे दिया हुआ है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि व्हाइट हाउस का पता जो है 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, तो 1800 नहीं बल्कि 1600 ही है, इसलिए यह गलत है। दूसरा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, तो ये भी ठीक है। और फिर है कि यह अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है, तो ये भी ठीक है, यानी कि 2, 3, 4 ठीक है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह जो है एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिक को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में रंग है और सूची 2 में रंगों का संयोजन है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है मैजेंटा, तो मैजेंटा जो है लाल और नीला रंग है।
फिर है टील, टील या टोल जो भी कह लें, तो यह जो है नीला, लाल और सफेद का मिश्रण है। फिर है मोव, तो यह जो है हमारा नीला, हरा और सफेद का कॉम्बिनेशन है। और सियान जो है यह हरा और नीला का। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है 2 4 3 1 का कॉम्बिनेशन यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गया था। तो यह टाइटन था और ये उस टाइम काफी न्यूज में था। तो ये भी आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जूते, फैशन और सहायक सामग्री है, वहीं सूची 2 में विवरण दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि बेरेट, तो बेरेट आपको पता है कि यह जो एक प्रकार की टोपी है। फिर देखेंगे एस्टिलेटोज, तो एस्टिलेटोज जो है यह महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। फिर है एविएटर्स, तो एविएटर्स जो है यह एक प्रकार का धूप का चश्मा है। फिर है चिग्नोन, तो चिग्नोन जो है हमारा यह एक प्रकार का केश विन्यास है, यहाँ 5 हो जाएगा। और ब्रॉग जो बचा है यह पुरुष के जूते का एक प्रकार है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वह सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन 3 4 2 5 1 का है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल में ही अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था। तो यह जो है एथेंस में दिया गया था, और आपको पता है कि एथेंस जो है यह ग्रीस की राजधानी है। और वहीं अगर एम्स्टर्डम देखें तो यह नीदरलैंड की, और रोम इटली की राजधानी है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 और 4 ही केवल सही है। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा कि 2 और 4 सही है। जबकि इसके अलावा अगर देखेंगे तो फ्लेसिस मीडो जो है फ्रेंच ओपन, और वीनस रोज वाटर डिश जो है यह विंबलडन ट्रॉफी महिला, यह ऑप्शन जो दोनों है गलत है। तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य को पूरा कर लिया है। तो यह जो है 576 भाषा है। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्ध के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। तो यह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। फिर है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल में ही भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो यह छोड़ा गया था नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर है कि हाल में ही किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। तो यह किया गया था यूएसए के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। फिर है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। तो यह है ग्रेड 6, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। फिर है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल में ही पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारी को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो यह जो है न्यूजीलैंड में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टिलिया डेमिड्स कहा जाता है, तो ये जो है टिलिया डेनबी जीवाश्म हाल में ही किस देश में पाए गए थे। तो यह मिला था रूस में। फिर है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो यह है महासागर से। फिर है वैदिक काल के अंतिम चरण में कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो यह था राजगृह, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा है कि इसे लैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था, तो ये भी सही है। तीसरा है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, तो ये भी सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि केंद्रीय और प्रांत वित्त को, यानी कि केंद्रीय और प्रांत वित्त जो है उसको विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो ऐसा कुछ नहीं था। जबकि दूसरा है कि प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, तो ये तो ठीक है। फिर इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था, तो हाँ। फिर इसने प्रांत की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये भी ठीक था। यानी कि 2, 3 और 4 ही ठीक है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि कामंदक के द्वारा जो है नीतिसार बुक लिखा गया था। और कौटिल्य का आपको पता है कि अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, और चरक संहिता जो है यह चरक के द्वारा लिखा गया था, ये भी आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि फुतुहाते आलमगीरी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह ईश्वर दास नागर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। और आपको पता है कि जो फुतुहाते आलमगीरी है इसमें औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी जो है इसमें दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। और चलिए इसके अलावा हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट भी देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है आप सभी को पता होगा कि इनको जो है भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, और प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा रची गई थी वह इन्हीं से संबंधित है। और आपको ये भी पता होगा कि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के दरबार में जो है फाहियान जो है चीनी यात्री वो आए थे। और इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं इनके द्वारा सबसे पहले जो महाराजा धीराज की जो उपाधि ली गई थी वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही ली गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया है कि कब बिहार अपनी पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो यह जो है 1912 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही है। फिर है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है इससे जो है ये तीनों ही चैत्य, स्तूप और विहार संबंधित है। चलिए आगे चल देते हैं। और आजीवगर संप्रदाय, जैसे कि आप सभी को पता है कि यह जो है एक तो नियतिवाद पे बिलीव करने वाला संप्रदाय था, और इसके जो संस्थापक थे वो मखलीपुत्र गोसाल थे, और इन्हीं के रहने के लिए जो सम्राट अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ, उनके द्वारा नागार्जुन और बराबरी पहाड़ी पर जो गुफा बनाया गया था वह इन्हीं के रहने के लिए दान किया गया था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए आगे जवाब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में भारत में सूजनी क्या है, तो भारत में सूजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। और आगे दिया गया है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा की गई थी। तो आपको पता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह बांका में नहीं है बल्कि भागलपुर में स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत ही है। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने की थी। तो आपको पता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ना कि गोपाल के द्वारा। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वह गलत दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं किसमें दिया गया है। फिर है तीसरा स्टेटमेंट कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। तो इसमें जो है
तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वज्रयान का यहाँ पे जो है माना जाता है कि वज्रयान संप्रदाय ही यहाँ पे सबसे ज्यादा था। फिर है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 3 और 4 जो है, ऑप्शन कह रही हूँ, स्टेटमेंट 3 और 4 इसमें सही है। तो हमारा जो है कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत जो है वो पहला और दूसरा था, तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और इसमें दिया हुआ है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण और उपयुक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसमें जो बाबर के आगमन के साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो आपको पता होगा कि बारूद का आगमन बाबर के पहले ही हुआ था, बल्कि बाबर के आने से सिर्फ जो है तोप की शुरुआत की गई थी, इसीलिए पहला गलत है। दूसरा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था, तो ये भी बाबर के आने से पहले ही भारत में था। फिर है इस प्रदेश में जो है तैमूरियन राजवंश की स्थापना हुई थी, तो ये सही है। फिर है युद्ध में तोप की शुरुआत भी इसके आने से हुई, ये भी सही है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो 3 और 4 ही सही है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, तो यह बोलते थे सूरत बंदरगाह को, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही है। फिर है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि यह मराठा प्रशासन में जो है 8 मंत्रियों का समूह था, और यही अगर अष्ट दिग्गज होता तो आप सभी को पता है कि वो जो है हमारे जो विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में जो है 8 प्रसिद्ध कवि का जो समूह था उनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था, तो ये भी आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो यह स्थित है अजंता में, और आपको पता है कि यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और इसमें जो है 29 बौद्ध गुफा है, यानी कि 29 बौद्ध गुफाओं का श्रृंखला है, और इसको राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है, फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में के दौरान भारत आया था, तो यह जो है हर्ष के नहीं बल्कि ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और दूसरा है, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो आपको पता है कि वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी कि ये दोनों ही रिवर्स में दिया हुआ है, इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और सही पूछ रहा है, इसीलिए जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है चरक, तो चरक आपको पता है कि यह चिकित्सक थे। फिर ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त भी आपको पता है कि यह गणितज्ञ थे। वराह मिहिर यह ज्योतिष शास्त्री, और विशाखदत्त नाटककार थे। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन है 2 1 4 3 का, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी। तो यह बलबन के द्वारा किया गया था, और बलबन के द्वारा ही सिजदा प्रथा, रक्त और लौह की जो नीति थी वह भी बलबन के द्वारा ही दिया गया था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको पता होगा कि सर्वाधिक जो है गुलाम इन्हीं के शासनकाल में थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे नहरों की खुदाई भी करवाई थी, तो ये भी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता होगा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत बुक जो लिखी गई थी वह रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया था, और 1000 दिनारी जो इनको भेंट में मिला था वो भी इन्हीं के दरबार में था, ये भी आपको पता होगा। और इसके अलावा इन्होंने नए धर्म चलाने की भी कोशिश की थी, और बाद में उलेमाओं के द्वारा जो है उसका विरोध के बाद उसकी जो है इन्होंने वो विचार त्याग दिया था, तो ये भी आपको पता होगा। और इल्तुतमिश इलवारी जो है, यह जो है दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक जो हैं, यानी कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक सल्तनत काल में इन्हीं को माना जाता है। और इल्तुतमिश इलवारी की ही पुत्री थी रजिया सुल्ताना, जो कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली महिला शासिका हुई, तो ये भी आप लोग को याद होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने
भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो यह बनाया गया था उत्तर भारत में, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है कि वुड की 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, तो बिल्कुल ठीक है। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि दोनों सही है। और आपको पता है कि इन्हीं के द्वारा जो है शिक्षा में जो सुधार किया गया था और इसी की समीक्षा के लिए हंटर आयोग 1882 में लाया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था अय्यवार राजवंश, यानी कि अय्यवार जो राजवंश है इनके काल में ही मैथिली भाषा का विकास किया गया। आगे है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 179 है, और अगर देशांतर की बात करें तो यह 360 हो जाएगा, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई जो है वैसे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स जो है इसकी 40 मीटर है, यानी कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह बघेलखंड में काटेगी, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो यह जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में, और आपको पता है प्रशांत महासागर में जो पेरू के तट पे जो ठंडी जलधारा बहती है, वह जब अपने नेचर के विपरीत जब वो गर्म होने लगता है, तो फिर वहां से जो है अल नीनो प्रभाव बोला जाता है कि वहां से अल नीनो प्रभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाकर साइकिल को वो पूरे रिवर्स में कर देता है। और इस वजह से क्या होगा कि अब जो वहां पे जहाँ पेरू के तट पे वायु का अवतलन होता है, अब वहां से क्या होगा कि वायु ऊपर उठने लगेगी गर्म होके, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया के तट पे क्या होगा, वहां पे ड्राई एरिया जो है वो फॉर्म होगा और पेरू के तट पे भारी वर्षा का अनुमान होगा। यानी अनुमान क्या होगा कि भारी वर्षा होने लगेगी, तो ये भी आप लोग को पता होगा अगर आप लोग मानसून अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला है कि सतही क्षेत्रफल के, यानी कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको पता होगा कि यह तीसरा नहीं बल्कि दूसरा ही है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। फिर है ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो महान झील नहीं सबसे बड़ी झील है ये, तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है इसकी सीमा 4 देश से लगती है, यूकेटी शॉर्ट फॉर्मूला है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, और यहाँ रवांडा भी दिया हुआ है, तो आप ये भी कंसीडर कर लीजिए, तो ये भी सही है, यानी कि तीसरा सही है, तो पहला और दूसरा तो गलत ही है। चौथा है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो आपको पता है, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है और 1 और 2 गलत है, और इस गलत पूछ रहा है इसीलिए 1 और 2 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कि यदि किसी मैदानी भाग या इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है। आपको पता है कि मैदानी इलाके में जो है वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 40 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर हो जाता है तो उसको हीट वेव माना जाता है, हालांकि अभी तो टेम्परेचर इससे ज्यादा ही हो रहा है। और दूसरा है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है। आपको पता है कि पहाड़ी इलाके में जो है वो टेम्परेचर कम पाया जाता है, तो वहां पे 30 डिग्री से ऊपर ही जैसे ही जाएगा उसको हीट वेव माना जाता है, तो वो दोनों ही रिवर्स में दिया हुआ है, इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खोजकर्ता और सूची 2 में जो है जन्म स्थान है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो आपको पता है कि यह जो है इटली के रहने वाले थे।
फिर है जैक्स कार्टियर, तो यह फ्रांस के रहने वाले थे। फिर है सर फ्रांसिस ड्रेक, यह जो थे यूनाइटेड किंगडम के, और फर्डिनेंड मैगलन जो थे यह पुर्तगाल के थे। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन 3-4-2-1 का है। तो हमारा जो आंसर भाई इसमें दिया हुआ है यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि यूएई के रियासती राज्य हैं। तो आपको पता है कि यूएई जो है 7 रियासतों से मिलके बना हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था कि इसमें से 7 जो रियासत हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन बी को अगर देखेंगे, आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजरह और रास अल खैमा, यह जो है यह हमारा जो है ऑप्शन बी में जो है वो दिया हुआ है। तो ये सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो यह निकलती है नगरी के पास से, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो चलिए देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि उसमें से जो फूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। आपको पता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये तो बिहार में है, और इसके अलावा भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य भी बिहार में है। और उसके अलावा अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो दुधवा ये बिहार में नहीं है और गजनेर भी बिहार में नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। तो 1 और 4 ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है कि गांगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला दिया गया है कि गंगा नदी के जो डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको पता है कि जो डॉल्फिन है वो लुप्त प्राय है, यानी कि IUCN के लिस्ट में। दूसरा है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। और है तीसरा है कि यह इक्वलाइजेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार भी करती है, और इसी के बेस पर फिर है इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अगर हम देखें तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा कि इसमें सारा ही सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंडक नदी का दूसरा नाम है। तो आप सभी को पता है कि नारायणी जो है गंडकी का नाम है। इसके अलावा सदानीरा, शालिग्रामी, फिर सप्तगंडकी इत्यादि जो है गंडक नदी का नाम है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो ये भी आप लोग को पता है कि जमुई में ऐसा अभी अनुमान लगाया गया है कि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण यहाँ पे पाए जाने की संभावना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। तो यह गंडक नदी पर बना हुआ है। तो यह हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जो है जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। और कारण इसका दिया हुआ है कि किसी समय ये महाद्वीप जो है अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की एग्जैक्ट जो है वो व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी हुई है। तो चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करिए और नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो पहला है हमारा धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो धारवाड़ जो है यह सबसे पुराना आर्कियन सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि ए जो है यह 3 से सुमेलित है। फिर है विंध्यन चट्टान प्रणाली। तो विंध्यन जो है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल जो है इसके मुख्य घटक है, यानी कि 2 जो है यानी बी है वो 4 से सुमेलित है। फिर है क्वाटनरी। तो क्वाटनरी चट्टान प्रणाली हम सभी को पता है कि यह जो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जो मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और फिर जो बचा है कि तृतीयक चट्टान प्रणाली, यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। तो इसलिए जो हमारा कॉम्बिनेशन है 3-4-1-2 का जो ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। आगे अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल और
मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, तो यह जो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। और अगर आप लोग देखें तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजने का समय है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा देशांतर है, तो 1 डिग्री देशांतर पर टाइम जो है वह 4 मिनट का फ्लक्चुएशन आता है, और यही अगर हम लोग 15 मिनट में देखेंगे तो 60 मिनट का आ जाएगा, क्योंकि इधर भी अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 15 डिग्री देशांतर का डिफरेंस जो है वह 1 घंटे टाइम को आगे या पीछे बढ़ा देगा। और आप लोग को पता है कि जब हम लोग ग्रीनविच से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से अगर हम लोग ईस्ट के साइड में जाएंगे तो टाइम जोन जो है वह एड ऑन होगा, और अगर हम लोग वेस्ट के साइड जाएंगे तो यहाँ टाइम जो है वो घट जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इधर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ग्रीनविच में 12 बज रहा है, यानी कि 0 डिग्री पर जो है यहाँ 12 बज रहा है। तो एक तो पहले है कि आप लोग ये जान लीजिए कि ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो टाइम जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि आगे शिफ्ट हो जाएगा 12 से। और 90 डिग्री का गैप आ रहा है, तो आपको पता है कि 15 डिग्री का जैसे ही गैप आएगा देशांतर में तो 1 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग 90 यानी कि 90 को 15 से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 6 घंटे का गैप, 15 6 90, तो 6 घंटे का जो है इससे यानी कि 12 और प्लस 6, तो 12 और 6 तो यानी कि 6 बज रहा होगा शाम का। तो हमारा जो है ऑप्शन जो पीएम कहा गया, हाँ बी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही दिया हुआ है कि अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और सूची 1 में राजनीतिक दल दिया हुआ है और सूची 2 में उसके स्थापना का वर्ष। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी जो है यह कब बना था, तो यह बना था 1964 ईस्वी में। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना था 1925 में। और फिर बहुजन समाज पार्टी को अगर देखेंगे तो यह बना है 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है यह बना है 1998 में। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन है 1341। तो 1341 का जो हमारा कॉम्बिनेशन 1342 होगा, क्योंकि ऑल इंडिया का तो यह 1998 है। तो 1342 का कॉम्बिनेशन हमारा जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो अनुच्छेद 120(1) के तहत, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वह सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई करते हैं, और इस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो आपको पता है कि कॉलेजियम प्रणाली में ये विशेषता है उसकी कि इसमें सीजेआई के अतिरिक्त जो है 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे दिया हुआ है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, तो आपको पता है कि ये विधि के द्वारा नहीं बनाया गया, तो दूसरा स्टेटमेंट तो मतलब गलत है। फिर तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, तो ये भी आपको पता होगा कि ये सही है। फिर है कि हमारा कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में किया गया था, तो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा 1 और 3 ही सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वह सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि इसी कॉलेजियम प्रणाली को जो है सरकार के द्वारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जो है रिप्लेस करने की कोशिश की गई थी, जिसे बाद में न्यायपालिका के द्वारा जो है इसको 2015 में निरस्त कर दिया गया था, यह कहकर कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है।
तो इसीलिए जो है फिर से पुनः कॉलेजियम प्रणाली ही अभी तक कार्य कर रहा है और उसी के द्वारा न्यायाधीश की जो है नियुक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आपको पता है कि इसमें प्रस्तावना में जो है अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और उसमें भी 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, ये तो सही ही है। फिर है इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जुड़े, तो 8 नहीं 10 जुड़ा था और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और भी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर है इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी कि अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47 नहीं जुड़ा था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा या विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, तो ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है और 2 और 3 गलत है, तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो 2 और 3 जो है ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो विशेष लक्षण है उसको बताना है कि कौन कौन सा लक्षण है और उसके आधार पे हम लोग कहते हैं कि वह जो है जनजाति है। तो इसमें है कि एक तो उसमें क्या होता है कि आदिम लक्षण के संकेत दिखते हैं। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, संस्कृत लिखा हुआ है, विशिष्ट संस्कृति है। फिर है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, यानी कि वो लोग जो है मतलब बहुत ज्यादा जो है मेल मिलाप या समाज जैसे बनता है ना, कि आप लोग सामाजिक जैसे एक जगह रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो ऐसे इन लोग का जो है, ये लोग वैसे साथ में नहीं रहते, झुंड में रहते हैं अपने फैमिली में, बट एक समाज में एक साथ एक वर्ग में नहीं रहते और दूसरे लोगों के संपर्क में भी बहुत इजीली ये लोग नहीं घुलते मिलते हैं। फिर है पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, ये तो है ही, ये सारे ही जो लक्षण है ये सारे ही अनुसूचित जनजाति के हैं, इसलिए पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें सारा ही सही है। और अगर आपको पता भी होगा तो अनुसूचित जनजाति जो है किसको बोलेंगे और किस आधार पे बोलेंगे, तो आपको पता होगा कि ये सारा ही लक्षण है कि आदिम होने चाहिए, पिछड़े होने चाहिए, फिर उनकी संस्कृति विशिष्ट होनी चाहिए, वो स्वभाव में शर्मीले होने चाहिए और जिनका जो कोई सामाजिक स्वरूप नहीं बल्कि वो लोग घुमंतु टाइप के होते हैं, तो वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। वहीं अगर आर्टिकल 14 में देखें तो इसमें जो बोला गया है कि भारत के राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वो प्रत्येक नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक। और दूसरा जो हमारा यहाँ देखेंगे कि अनुच्छेद 15, तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 15 में यह बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान को लेकर उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। और अब बचा है आर्टिकल 22, तो इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 में। तो चलिए इस तरीके से हम लोग अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। आगे है 5वीं अनुसूची जो है किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो ये आपको पता है कि यह जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और इसको जो है 5वीं अनुसूची जो कि अनुच्छेद 244A में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है, तो ये तो बहुत फेमस केस है, आप सभी को पता होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार 1973 में जो वाद आया था, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि इसमें बोला गया था कि सरकार जो है संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, और अगर ऐसा करती है तो न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा के तहत उसको निरस्त करने का अधिकार है।
हालांकि मूल ढांचे में क्या आएगा इसको जो है वो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बाद में अलग अलग वाद के द्वारा जो है इसको बताया गया है कि जो हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन है, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है या न्यायिक स्वतंत्रता है, तो ये सारा ही उसके जो मूल संरचना है, यानी कि जो संविधान का मूल ढांचा है वो उसका वर्णन करता है, तो सरकार उसको बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं कर सकती। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पहला है कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा है महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, तो ये हमारा सही है। फिर तीसरा है टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट गलत है। और चौथा है कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये सही है। यानी कि इसमें जो है ऑप्शन 2 और 4 सही है, और इसमें सही उत्तर पूछ रहा है जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो उस टाइम जो है अगर देखें तो 5,98,000 जो है उस टाइम पे हालांकि ये जो क्वेश्चन था कंट्रोवर्सी के कारण जो है बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दी थी। तो आप लोग बस ऐसे ही याद करने के लिए आप लोग बस देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीका का क्वेश्चन कभी कभार ऐसे ही रैंडमली पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो आगे जो दिया हुआ है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो व्यय है ब्याज भुगतान पर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वो सत्य नहीं है कि निर्यात में जो वृद्धि है आयात में वृद्धि से अधिक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। इसमें पहला दिया हुआ है कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है, तो ये गलत है। और फिर है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो सिर्फ एक सही है और वो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो हम देखेंगे तो इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोना, एसडीआर और आरक्षित किस्त स्थिति, ये चारों ही जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा जो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और जो कथन सत्य है वो बताना है। तो इसमें अगर देखें तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ कि उत्पत्ति का जो नियम है किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, और उत्पत्ति का जो नियम है वो कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और कौन सा शुल्क लागू होता है। इसके अलावा जो है इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए भी किया जाता है, और इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामले में इसके कर और प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करता है। तो इसीलिए इसमें चारों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष तक की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 नहीं या 1,000 ही होना चाहिए। फिर है जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। तो चलिए अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। फिर है वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था, तो ये भी सही है। और चौथा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बुलेटिन है
उसके अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो है पहला, हालांकि बीपीएससी के द्वारा इसको सही माना गया था, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ 1000 ही होता है, 10,000 नहीं होगा। तो इस तरीके से बीपीएससी ने इसका आंसर माना था कि 1, 2 और 3 सही है, सिर्फ 4 गलत है। लेकिन सिर्फ 2 और 3 ही सही होगा, 1 और 4 गलत होगा, जो कहीं भी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था। तो इसीलिए जो है ये शायद हटा लिया गया था। तो इसका क्वेश्चन जो है सही एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आंसर इसका सिर्फ 2 और 3 ही सही होगा। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो इसमें ये दिया हुआ है और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग जो है सही उत्तर चुनकर करिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि किसी देश के व्यक्ति के द्वारा अधिक पूंजी संचय को, फिर है ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तर में वृद्धि करने को। तो हम देखें तो ये तीनों ही जो क्वालिटी है वो होना ही चाहिए मानव पूंजी के निर्माण को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये चौथा में अगर आप लोग गौर करें तो इसमें क्या है कि इसमें ये तीनों ही इसी में ला दिया है कि देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि करने के लिए। तो बीपीएससी के द्वारा सिर्फ जो है 4 को आंसर माना गया था, ऑप्शन ए। लेकिन अगर देखें तो इसमें जो है एक्यूरेट आंसर 4 है कि हाँ तीनों ही इसी में आ गया है, बट ऐसे ये आंसर सारा ही सही होना चाहिए था। तो बट बीपीएससी ने अगर 4 माना है तो आप लोग को भी 4 ही मानना चाहिए क्योंकि बीपीएससी आयोग है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दिवाला और शोधन और क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें जो है केवल ऑप्शन जो इसका स्टेटमेंट 4 है वो सही हो जाएगा कि भारतीय दिवाला और शोधन और क्षमता बोर्ड जो है दिवाला और शोधन और क्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उसके अलावा अगर जो इसमें तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह सिर्फ हो जाएगा केवल 4 सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष में अपनाया गया था। तो यह 1956 में लाया गया था। आगे है कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है वह दिया हुआ है कि यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। फिर इस योजना में आवेदन की 2 श्रेणियां है, वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये 2 श्रेणी के कंपनियों के लिए ही उसको मान्यता देती है। आगे दिया हुआ है कि यह योजना जो है जो पात्र कंपनी को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो बिल्कुल। और चौथा है कि पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, ऑल इन वन जो पीसी है, सर्वर है, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर है इत्यादि शामिल होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि 2 और 3 ही सही है। और पूछ रहा है उपरोक्त में से गलत कथन कौन है। तो गलत हमारा 1 और 4 है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 1 और 4 गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें पहला जो दिया हुआ है कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो आपको पता है कि यह खान मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। तो पहला ही गलत है। फिर दूसरा है कि यह योजना जो है CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने और योग्य मानक करने का प्रयास कर रही है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर आगे दिया हुआ है कि CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, जबकि इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग। तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर है चौथा कि यह योजना जो है ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्ती या आबादी के क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो आपको पता है कि स्वामित्व योजना जो है इसी के लिए लाया गया है। तो हमारा 1, 3 गलत है और गलत ही पूछ रहा है जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। पहला है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, तो बिल्कुल। फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रहने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल है, यहाँ अभी रखना ही पड़ेगा क्योंकि वित्तीय आपातकाल है, तो इसीलिए जो है हमारा दूसरा गलत है। तीसरा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, तो बिल्कुल। इस तरीके से 1, 3 और 4 सही है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। फिर है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, और फिर लास्ट में है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो ये सभी कारण जो होंगे वो मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो सही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बीपीएससी 69 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत आभार। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कोई फीडबैक देना है या फिर अगर आपको कोई अदर कंटेंट चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो लाया जाए, जिससे आपकी तैयारी में और अधिक सकारात्मक परिवर्तन के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएं। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।